एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। असदुद्दीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आजकल आप गुजरात काफी जा रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर प्रोग्राम है आपका गुजरात का। गुजरात में चुनाव में आपको कितनी उम्मीद है कि क्या कर पाएगी आपकी पार्टी? हम तो गुजरात 2002 में भी गए थे। 2002 में गए थे, शालम रेफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जुहापुरा में। मैं तो 25 डॉक्टरों की टीम को लेकर गया था 2002 में। 50 लाख की दवाएं लेकर गया था हैदराबाद से। तो गुजरात तो जाएंगे, भारत का हिस्सा है वो। और हम 2 साल 1.5 साल पहले हमारे वहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स, गुजरात की जनता ने उनको कामयाब किया, अहमदाबाद से, मोडासा से, भरूच से और गोधरा से। यकीनन हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ेंगे, उसी की तैयारी में और के लिए हम जा रहे हैं। बिल्किस बानो कितना बड़ा मुद्दा है गुजरात के चुनाव? देखिए, बिल्किस बानो का जो मुद्दा है उसको आप चुनाव का मुद्दा बनाकर आप उस मुद्दे की तौहीन कर रहे हैं। बिल्किस बानो ना मुसलमानों का मुद्दा है, बिल्किस बानो ना महिलाओं का मुद्दा है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और अगर देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा एक नारा दिया, वो तो सब झूठा साबित हुआ। उनकी सरकार ने एक प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए, जिन्होंने बिल्किस बानो की बेटी की हत्या की 3 साल की, जो बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, उसका रेप किया, उसकी मां का रेप करके उनका कत्ल कर दिया, उनको छोड़ दिया। तो ये क्या मैसेज जा रहा है पूरा देश में, ये हमको सोचना है। सर, आप जब भी चुनाव लड़ते हैं किसी भी राज्य में, मैंने देखा कि आप बिहार में चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, अब गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जयराम रमेश का बयान आया कि बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अक्सर ऐसा आरोप क्यों लगता है? ये मोहतरम के ऊपर गालिब ने सही कहा था, जिसका आप नाम लिए हैं, कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस महाशय की तरह और लोग बढ़ जाएं राहुल गांधी के तरफ। अपोजिशन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको कमजोर करने की, बहुत अच्छा रहेगा। राहुल गांधी अभी तेलंगाना में हैं। कुछ देर पहले चार मीनार के पास उनका एक कार्यक्रम था और उन्होंने कहा कि 32 साल पहले राजीव गांधी भी इस इलाके में आए थे। कितना प्रभाव आप देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का? जब राजीव गांधी आए थे, कब आए थे वो? 1990 में। क्या हो रहा था जब? आप बताइए। हैदराबाद जल रहा था कम्युनल राइट से। किसकी सरकार थी जब? बताना चाहिए था उनको। हिंदू मुसलमान एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था हैदराबाद में, वो भी बताना चाहिए उनको। वो भूल गए क्या इस बात को? हम तो याद रखते हैं, हमको याद है। कितना असर आप देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का? अरे पार्टी का प्रोग्राम है उनकी पार्टी का, उसमें हमको क्या देखना है? आप रुक जाइए ना, मुनुगुडु में देख लीजिए, जो बाई इलेक्शन हो रहा है देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। अब आप असर की बात कर रहे हैं तो देख लेंगे आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी ज्यादा बात हो रही है। अभी हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था, वहां पे एक कमेटी गठित की गई उत्तराखंड में, माफ कीजिएगा। उसके बाद फिर हमने देखा गुजरात में एक कमेटी गठित कर दी गई। यूनिफॉर्म सिविल चुनाव से पहले ही भाजपा को ये सब मुद्दे याद आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों को अगर हम परेशान करेंगे तो शायद उनको लगता है कि उनके वोटर को खुशी मिल जाएगी कि उन्होंने मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि गुजरात में आप डिस्टर्ब एरियाज एक्ट का सुना होगा। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट अभी भी है, जहां पर एक मुसलमान किसी दूसरे समुदाय का घर खरीद नहीं सकता, कलेक्टर इजाजत देता ही नहीं उसको। गुजरात में अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, उसका परमिशन नहीं देती है सरकार, माने लेना पड़ता है परमिशन आपको। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी आप बना रहे हैं, तो बताइए हिंदू टैक्स रिबेट जो इनकम टैक्स मिलता है, हिंदुओं क्यों मिलता है, मुसलमानों क्यों नहीं मिल रहा है, क्रिश्चियंस को क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा? क्या रहेगा? क्या एग्रीकल्चर लैंड लड़कियों को दी जाएगी?
मैत्री करार गुजरात में चलता है, क्या वो भी कुछ होगा या फिर वो खत्म होगा या क्या होगा, उस बारे में वो भी बता दें हमको, देश को। गुजरात में मुद्दा है महंगाई का, गुजरात में मुद्दा है बेरोजगारी का, गुजरात में मुद्दा है तनख्वाहें सैलरीज कम हो जाने का, गुजरात में मुद्दा है कि नकली शराब पीने से 40 लोग मर गए, गुजरात में मुद्दा है वो मोरबी का कि भाई 140 मासूम लोगों की हत्या हो गई। ये मुद्दे हैं, भाजपा इस पर बात ही नहीं करना चाहेगी। लेकिन गुजरात सरकार ने अगर कमेटी बनाई है तो उनको वो बार बार ये प्रचारित कर रही है कि एक व्यक्ति एक कानून। और अच्छा, एक सुनिए, एक व्यक्ति एक कानून ना, कितना झूठ है ये, माने ओपन झूठ बोल रहे हैं। संविधान में एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। भाई स्टेट अपना कानून बनाएगा, सेंटर अपना कानून बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट में अगर स्टेट कानून बनाता है, सेंटर कानून बनाता है, सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। एक झूठ इनकी यहां पकड़े गई। दूसरा कानून, क्या कोई गुजरात का रहने वाला लक्षद्वीप जा सकता है बगैर परमिशन लिए? अरुणाचल जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्या कोई गुजरात में बैठा शख्स जाकर हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है बगैर परमिशन के? नहीं खरीद सकता है। कितनी झूठ बोलेंगे ये लोग। भाई आपके चाहने वाले शायद आपको अंधा आप पर भरोसा करते होंगे, मगर जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको दिख रहा है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो है कि वो जो भी बोलते हैं वो करते हैं। अगर मान लीजिए इस कानून को आगे बढ़ाने, इम्प्लीमेंट करने की बात कही, बोलते हैं करते हैं तो शायद 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए हैं। जो बोलते हैं करते हैं तो शायद आपको जानकारी हो कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल उन्हें दे दी होंगी। जो बोलते हैं करते हैं, चीन हमारी जमीन पर बैठा हुआ है डेप्सांग डेमचाक में, दिखाइए 56 इंच का सीना वहां पर। जो बोलते हैं करते हैं ना, तो फिर यूनियन टेरिटरी का एक कॉरपोरेटर कह रहा है कि जहां पर सर्दी के मौसम में हमारे जानवर लेकर हम ऊंची जगह पर ग्रेजिंग करने जाते थे, वहां पर चीन 10 गांव में घुस चुका है। करिए ना, फिर वहां पर नहीं बोलेंगे कुछ। एक और मुद्दा आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, जब से अरविंद केजरीवाल, गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर रहनी चाहिए महात्मा गांधी के दाईं तरफ, बाईं तरफ। देखिए, जो मुख्यमंत्री जब दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ, वो बजाय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को निभाए, वो महात्मा गांधी राजघाट पर जाकर अपनी बुजदिली का और अपनी कमजोरी का मुजाहरा किया उसने। आप नोटों पर फोटो की बात कर रहे हैं, आपने दिल्ली में क्या किया बताइए ना। आपका खुद एक मंत्री तो जेल में है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? तो ये मिली जुले हुए हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं बीजेपी से कि लोकसभा आप जीतिए, हम विधानसभा हम जीतेंगे। आपको लगता है कि बीजेपी को टारगेट करके इस तरह की बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा? ना, टारगेट कहां कर रहे हैं? बीजेपी के तो नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। टारगेट कहां कर रहे हैं? बीजेपी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बीजेपी ही की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो रुपए पे कुछ भी रहना चाहिए, जो मांग आई है। मनीष तिवारी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रहनी चाहिए महात्मा गांधी के साथ। देखिए, एक लंबी बहस है, एक आरबीआई की रिपोर्ट भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखकर बताऊंगा। मगर अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जिस रिलीजन को मैं मानता हूं उसके कोई जो अहम फोटोज हैं उस नोट मैं तो उसकी मुखालिफत करूंगा। कहां रखते हैं नोट, किधर किधर रखते हैं? शराब पी रहा है तो नोट देगा, ड्रग्स खरीदेगा तो वो नोट देगा, गंदगी करेगा, माने बेहयाई का काम करेगा तो नोट देगा। क्यों करेंगे भाई? और ये सब क्या है? ये आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं आप अपना असली चेहरा बता रहे हैं देश को। आजकल एक और मुद्दा काफी चर्चा में है। आप गुजरात से आए हैं, गुजरात से आने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया मोरबी में, वहां पुल टूटने से बहुत सारे लोगों की जान गई। नहीं, ये बड़ा ही अफसोसनाक, निहायती इंसानियत सोज वाकया हुआ है, जिसमें 140 लोगों की जानें चली गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गुजरात की जो बीजेपी की सरकार है वो इन तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सही और ठोस एक्शन लेगी। ये क्या है, टिकट बेचने वालों पर आप अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों करते हैं ऐसा काम?
टिकट बेचने वाले पे केस बुक करेंगे आप। बनाने वाला कौन था? बनाने वाला कौन था और कैसे बगैर सर्टिफिकेट दिए खोल दिया गया? भाई घड़ी बनाने वाला है, आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिया तो बताइए ना। ये तो बीजेपी की सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आप सिर्फ जाकर पैसे दे रहे हैं और वो कर रहे हैं, भाई वो नहीं है। जो लोग अपने भाई बहन माता पिता को खो चुके हैं उनको तसल्ली उसी वक्त होगी कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन था, उसको सजा मिले पूरी तरीके से, वो असल काम होगा। एसआईटी तो बना दी है। कौन जिया तेरे जुल्म तक, हम खाक हो जाएंगे तुम, तो ये मामला यही है, आपने बना दिया। मगर देखिए जो खो चुका है ना अपनी मां को, अपने भाई को, अपने बहन को, उनसे पूछिए, उनसे जाकर पूछिए कि एसआईटी बना दी, क्या आप मुतमईन हैं? आप नहीं बोल पाएंगे। वो बोलेंगे इंसाफ करो, उनकी मौत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है? भाई अगर कोई पत्थर फेंकता है गर्भा में तो रोड पर लाकर आपने उन बच्चों को पीट दिया, या 140 लोग की जाने चले गई, बताइए कौन सा इंसाफ करेंगे आप? समझ रहे हैं मेरी बात आप? कोई पत्थर फेंका तो आपने बुलडोजर ले घर तोड़ दिए, या 140 लोगों की मौत हो गई है, कहां गया आपका इंसाफ फिर? इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आप ये जो एक्शन करते हैं ना, ये पिक्चरों में रजनीकांत क्लिंट ईस्टवुड का अच्छा लगता है, राजनीति में देश चलाने में प्रदेश चलाने में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ठोस एक्शन लेगी ताकि माता पिता भाई बहन को खोया है वो ये कहें कि हां हमसे इंसाफ हुआ। वो टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो सेटिस्फाई है, उनको सेटिस्फाई करना है हमको। हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, अभी वो खो चुके हैं, मगर जिनकी गलतियों से उनकी मौत हुई है, ये सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल जिम्मेदारी है कि इंसाफ करें उन लोगों से। आपको लगता है कि अभी तक टाल मटोल का रवैया? अभी तो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त बताएगा। मैं लाशों के ऊपर सियासत नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग मरे हैं उनके जो परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, जो गम में हैं, वो मुतमईन उस वक्त होंगे जब उनको लगेगा कि हाँ सरकार हमसे इंसाफ कर रही है। सिर्फ एक्सग्रेशिया देने से इंसाफ नहीं होता है। ये क्यों हुआ? ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है ना। ये तो मदरसे को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मदरसा का सर्वे शुरू कर दिया गया है, और कई मदरसे असम में भी खास तौर पर, और कई मदरसे को पाया गया कि वो सही तरीके से नहीं चल रहा था। नहीं, मदरसा अगर सही तरीके से नहीं चल रहा है तो इलीगल थोड़ी है। मदरसे का सर्वे का हम मुखालिफत अपोजिशन इसलिए करे हैं कि आप मदरसा मुसलमानों का मदरसा होता है, और मदरसा इसलिए खोला जाता है ताकि उसमें पढ़ने वाला बच्चा मौलवी बने, मौलाना बने, आलिम बने, मुहद्दिस बने, फ़क़ी बने, वो इस्लाम सिखाए लोगों को, कुरान सिखाए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उनके तालीमात, उनकी सीरत से हमको वाकिफ कराए। उसका वो बुनियादी मकसद होता है। आप उसी का सर्वे क्यों कर रहे हैं? आप आरएसएस के जितने स्कूल्स उसका सर्वे करिए, उसमें भी तो बच्चे पढ़ते हैं ना। प्राइवेट मिशनरी स्कूल्स का करिए, गवर्नमेंट के स्कूल्स का करिए, खासतौर से बच्चियों के स्कूल में कि कितने टॉयलेट वहां पर हैं, पीने का पानी है नहीं है, बारिश आती है तो स्कूल में टीचर कुर्सियां रखाती है, बच्चों से उस पर खड़े होकर जाती है। तो आप ये पैगाम देश के हमारे दूसरे समुदायों को देना चाह रहे हैं कि देखो मुसलमान का से खतरा है आपको। आप तो नफरत पैदा कर रहे हैं इस तरह का सर्वे करके। आप पूरा सर्वे करिए, सबका करिए, कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप सबका सर्वे करें ना, बच्चे सब में पढ़ते हैं ना, खाली क्या बच्चे से इसी में पढ़ते हैं, दूसरों में क्या आसमान से आके पढ़ रहे हैं क्या? सर्वे सबका कराइए। इस मामले पे दूसरी पार्टियां इस इशू को क्यों नहीं उठाती? आप हमेशा देखिए आवाज उठाते रहे। नहीं, हम अपनी बात रख सकते हैं। जब दूसरे नहीं उठा रहे हैं तो फिर भारत के जो लोग भारत को गांधी, नेहरू, गौतम बुद्ध और ख्वाजा गरीब उसकी कॉम्पोजिट कल्चर का मुल्क मानते हैं, उनको देखना चाहिए। जो खामोश बैठते हैं, चुनाव जब आता है हम पे गाली लगाते हैं कि हम जब
इस मुद्दे पे हम ही बोलते हैं। अभी जनता को तय करना है कि वो खामोश रहने वालों को साथ देंगे या जो इंसाफ की बात कर रहा है उसका साथ देंगे। और अगर खामोश रहने वालों का साथ देंगे तो याद रखिए आपको खामोश कर देंगे पूरा हमेशा के लिए लोग। धन्यवाद हमसे बातचीत करेंगे। ये थे असदुद्दीन ओवैसी, रमन कुमार, न्यूज़ 24।